नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका पसंदीदा शो जिसमें न्यूज और व्यूज एक साथ एक जगह तुरंत। और अब तो इतनी कहानियां हैं आपको बताने के लिए। कल का जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र का, और आपके फोन पर तरह तरह की कहानियां आ भी रही होंगी। उसमें से कुछ सच हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर गलत हैं, फर्जी हैं और कोरी कल्पनाएं हैं। असली कहानी क्या है, महाराष्ट्र में कल क्या हुआ, शरद पवार साथ थे क्या, शरद पवार की जानकारी में सब कुछ हुआ, या शरद पवार के साथ उनके भतीजे ने खेला कर दिया। अब आगे क्या होने जा रहा है? जो शरद पवार दावा कर रहे हैं कि उनकी सियासत अभी और बहुत बाकी है, जो सारे विधायक गए हैं वो वापस भी लौट सकते हैं। अजीत पवार क्या इतनी कच्ची कौड़ी खेलेंगे? ये सारी बातें और ये सारे दावे आपके सामने हैं। और इन्हीं की सच्ची कहानी क्या है, वो किस्सा क्या है जिसकी वजह से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ, आज हम आपको तफसील से डिटेल में बताएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर, जो कि इस कहानी की जड़ तक पहुंच चुके हैं, पता लगा चुके हैं कि शुरू कहां से हुआ खेल और आगे अभी कितना और बाकी है। दो वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने चेहरे, आप जो रोज देखते हैं कहानी कुर्सी का में, हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत है विनोद जी, और प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है, पिछला हफ्ते हमने आपको मिस किया। अब देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में कल जो बड़ा भूचाल आया, आज उसका आफ्टर इफेक्ट देखने का दिन है। कौन किससे मिला, किसके साथ कितने सांसद, कितने विधायक हैं। एनसीपी की टूट में पार्टी के तीन बड़े कैरेक्टर हैं, साफ साफ शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले। अब इनमें से किसका रोल क्या था, आज कहानी कुर्सी की में हम पर्दे के पीछे हुए खेल की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या शरद पवार को सब कुछ पहले से मालूम था। लेकिन सबसे पहले आपको वो चार टॉपिक हम बता दें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। वो चार मुद्दे, एक भूचाल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में आया है, इसलिए सबसे बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से ही है, जहां से हम शुरुआत करेंगे। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार। अजीत पवार के साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी हैं। फडणवीस के साथ इस मीटिंग में तमाम लोग मौजूद हैं। बैठक अभी चल रही है, तो जाहिर है कि इसमें ये देखा जा रहा होगा कि कितने साथी अभी जुड़ चुके हैं, कितने जुड़ना बाकी हैं, और मंत्रालयों को लेकर करके भी हो सकता है कोई बातचीत हो रही हो। तो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस, इनकी मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। तो इस वक्त की खबर है ये, फडणवीस से मिलने के लिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं। दूसरी ओर एनसीपी में टूट हुई तो आज शक्ति दिखाने का भी दिन था। अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ आज सुबह मीटिंग की। अजीत पवार से मिलने कई विधायक और एमएलसी गए। अजीत पवार के पास एनसीपी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है, तो वहीं शरद पवार, जैसा उन्होंने कल दावा किया था, आज वो जनता के बीच पहुंच गए, सतारा गए, वाईबी चौहान साहब को श्रद्धांजलि दी और सतारा में ही एक जनसभा की और अपने लोगों से मुलाकात की। और वहां उन्होंने दावा किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को उसकी सही जगह दिखाऊंगा। पहले भी कई बार मैंने पार्टी में ऐसी बगावतें देखी हैं, इससे भी हम बाहर निकलेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर पार्टी बनाएंगे। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और भतीजे जो हैं वो अपने नए नए साथियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी ओर चाचा जी वो सतारा में हैं, लोगों के बीच में हैं। अब देखना यह है कि वाकई में इन दोनों में से किसके साथ है पार्टी का काडर, पार्टी के ज्यादातर नेता और साथ में जनता का आशीर्वाद। किसके साथ कितने विधायक, इसको लेकर दोनों गुटों के अलग अलग दावे भी हैं। शरद पवार गुट ने दावा किया कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले उन 9 विधायकों को छोड़कर बाकी के सभी 44 विधायक उन्हीं के साथ हैं। लेकिन अजीत पवार गुट ये बार बार दावा कर रहा है कि 35 विधायक अभी उनके साथ हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी जल्द ही उनके साथ आ जाएंगे। मेरे ये कहना है कि जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। और वो 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ है और आने वाले भी है, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं जो दादा के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे पाठिंबा, गठबंधन का पाठिंबा पूरा अजीत दादा ने राज्यपाल महोदय को सौंपा। अपोजिशन को हमने हमारे विपक्ष के नेता के जगह जहां अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, उस जगह पे हमने जितेंद्र आव्हाड को अपॉइंट किया है। गुरु पूर्णिमा और आज हमारी संख्या
कितने लोग हमारे साथ है वो आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। हमें आज ऐसा लगता है कि 53 हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है असेंबली में, उसमें से 9 जन जो उस तरफ गए हैं जिनके ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन दाखिल किया है, वो छोड़ के बाकी सब लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि आज पवार साहब जब सातारा जा रहे थे, कराड़ जा रहे थे, तब बहुत सारे लोग जो कल शपथ विधि में मौजूद थे वो सारे लोग पवार साहब के साथ वहां पे हैं। तो चलिए अब आज की कहानी सुनने की हम शुरुआत करते हैं और आपको बता दें 2-3 बड़े सवाल हैं हमारे सामने, 2 एनसीपी से जुड़े हुए कि क्या अभी कुछ और खेल होना बाकी है, कुछ और कूद फांद होना बाकी है, जो गए हैं क्या वो वापस जा सकते हैं या जो बचे हुए हैं वो फिर अजीत पवार के साथ और जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल, शरद पवार इस सब के बीच में क्या कर रहे थे और अब क्या करेंगे। शरद पवार क्या अभी भी जैसा कुछ लोगों ने कहा कोई खेल रच रहे हैं, अभी जो कुछ हुआ उनकी सहमति से आशीर्वाद से ही हुआ है, बस वो बता नहीं रहे और आगे जाकर शायद अपने पत्ते खोलेंगे, या अजीत पवार साहब अब खड़े हैं जहां खड़े हैं, अकेले खड़े हैं फिलहाल, लेकिन अपनी ताकत जरूर दिखाने का दावा कर रहे हैं। और तीसरा बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके साथ ही क्या महाराष्ट्र में कोई चुनौती अगर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी से मिलती हुई दिखाई दे रही थी, अगर 2019 का आंकड़ा छूने में कोई दिक्कत हो रही थी लोकसभा का, तो वो मुश्किल दूर कर ली और इसका देश के बाकी राज्यों में क्या असर पड़ेगा, बिहार पर खासकर। शुरुआत करते हैं देवेंद्र, सबसे पहले आप ही से। पहला सवाल जो हमने पूछा, क्या अब जो होना था पटकथा खत्म हो चुकी या अभी भी और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तस्वीर उभर कर सामने आनी बाकी है कि क्या जो नंबर्स का दावा किया जा रहा है अजीत पवार के साथ, वो नंबर्स उतने रह पाते हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरू में बहुत चीज़ें भ्रम के आधार पर हो जाती हैं, लेकिन शरद पवार का जो तेवर आज दिख रहा है, निश्चित तौर पे उनके पार्टी के विधायकों में अब शरद पवार के स्टैंड को लेके जो पब्लिकली दिख रहा है उसमें कोई भ्रम नहीं होगा। वहाँ पर अजीत पवार और उनके जो बाकी दूसरे नेता हैं उनके साथ आने वाले, वो कितने विधायकों को अपने साथ रोक पाते हैं, वो एक तस्वीर आनी बाकी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये नंबर्स फिर छिटक के उधर जाना शुरू कर जाएं। क्योंकि जो मंत्री बनते हैं उनके हिसाब से तो ठीक है, जिनको सिर्फ विधायक रहना है उन्हें बड़ी चिंता इस बात की होती है कि उनकी विधायकी कहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, और वो तस्वीर अभी आगे आना बाकी। तो जो गए हैं वो वापस भी जा सकते हैं और मुमकिन है अगर वहां जो लोग बैठे हैं उनका भी कुछ मन बदल जाए अजीत पवार को देख करके, भाई यहाँ मंत्री बट रहे। तो उनके तो नंबर्स जो दिख रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम हैं, और ऐसे में उधर से उनका मन बदलेगा, अभी तक नहीं बदला तो अभी बदल जाएगा, इसकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती। मुझे इसकी संभावना ज़्यादा नज़र आती है कि इधर जितना नंबर्स बताया जा रहा है और जितने लोग हैं छिटक के उधर ना चले जाएं। जी विनोद जी, 2019 में भी जब अजीत पवार 80 घंटे के उप मुख्यमंत्री बने थे, तभी किसी और को तो साथ ले नहीं पाए थे। इस बार ये इसीलिए बीजेपी थोड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है या एनडीए कि भाई आज कम से कम साथ में मंत्री लेकर, विधायक लेकर आए जिन्होंने शपथ भी ली है। उस वक्त तो केवल अजीत पवार ने अकेले शपथ ली थी। गुंजाइश है इनमें से कुछ लौटे? नहीं, इस बार बीजेपी ज्यादा इसलिए आश्वस्त है कि वो लोग आ गए साथ में जो शरद पवार के बिल्कुल बगलगीर माने जाते थे, जिनको माना जाता था शरद पवार के 100% लॉयलिस्ट हैं। भाई प्रफुल्ल पटेल साथ में आ गए, फिर वो वलसे पाटिल जो है वो आ गए, वो मुंसिफ साहब जो है मुश्रिफ वो आ गए, हाँ, ऐसे ऐसे लोग आ गए। तो निश्चित रूप से बीजेपी का आश्वस्त होना स्वाभाविक है। अब कल तक भ्रम था, हम लोग सब लोग भी इस बात को लेकर भ्रम में थे कि शरद पवार की भूमिका क्या है, क्या शरद पवार ने जैसा कि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। तो इस ऐसे में उनके मन में क्या है, उनकी जुबान पे क्या है, दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, समझ में नहीं आता। तो ये भ्रम कल तक था, जैसा कि देवेंद्र भी कह रहे थे। तो बहुत सारे लोग कई बार चले गए, अजीत दादा पवार का अपना एक प्रभाव है, पार्टी के भीतर रहा है, नंबर 2 की हैसियत थी उनकी, चले गए। अब जब शरद पवार ने खुल के अपना एक स्टैंड लिया सतारा में जाकर के आज, और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ स्ट्रांग स्टैंड लिया और अपोजिशन की भावनात्मक अपील भी की है और आगे भी करेंगे। तो जो सिर्फ विधायक, जो मंत्री हैं वो तो अभी कहीं नहीं जाने वाले, वो तो मंत्री बन गए, वो तो विभाग का बंटवारा होगा, वो तो सत्ता का सुख भोगेंगे और सुरक्षा जो उनको मिल गई, आश्वासन मिल गया कि उनके खिलाफ जो मामले हैं वो फिलहाल शांत रहेंगे, तो उस कवच में रहेंगे। बाकी जो विधायक हैं उनमें जो वाकई जिन पर गंभीर आरोप हैं अगर जांच वांच के, तो वो हो सकता है बने रहें, क्योंकि उनको भी संरक्षण चाहिए। देखिए वो तादाद अभी 40 कह रहे हैं, 40 ना हो 35 हो, 35 ना हो 30 हो, मतलब वो 40 कह रहे हैं, लेकिन अभी तक खुल करके नंबर
कोई स्पष्ट सामने नहीं आया कि हाँ इतने 20 विधायक आके खड़े हो गए उनके साथ या 25 खड़े हो गए। अभी वो 9 विधायक जो उन्होंने शपथ ली है अजीत दादा पवार को लेकर वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी ये एक भ्रम की स्थिति है कि कितने किधर जाएंगे, कितने कहाँ जाएंगे। लेकिन एक सब्सटैंशियल टूट है, एक सब्सटैंशियल नंबर तो है उनके पास। सिग्नेचर है वो तो 35 का सिग्नेचर तो है ही, तो सिग्नेचर को लेके कोई फेक दावा नहीं कर रहा है कि वो फेक है, तो 35 का नंबर तो सिग्नेचर है। पिछली बार 30 का था। बिल्कुल, जब लेकिन दिया था उन्होंने चिट्ठी, तो सिग्नेचर तो फेक नहीं है। जो तस्वीर आ नहीं रही है वो जब अजीत पवार अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसमें बार बार बताया जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 विधायक मौजूद रहते हैं। हाँ, तो वो नंबर उनके पास, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम 30 विधायकों का इनके साथ होना जरूरी है जी। तो वो नंबर जुटाने की जब तक नहीं जुटेगा तब तक ये नंबर सार्वजनिक नहीं नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या सौरभ ये आ सकती है आगे कि डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या होगा। जैसे चीफ व्हिप वो खुद चले गए, कार्यकारी अध्यक्ष वो खुद चले गए, तो ऐसे में कैसे ये ना माना जाए जिस स्तर की वो कह रहे हैं, और ये तकनीकी आधार पर कैसे इसमें फैसला लिया जा सकता है कि असली एनसीपी नेता विधायक दल भी चले आपका नेता विधायक दल, आपका चीफ व्हिप, आपका संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष, ये तीनों अगर वहां पे जा रहे हैं मतलब पार्टी जा रही तो है। अब ये सब स्पीकर को डिसाइड करना होगा प्रदीप जी। और स्पीकर क्या डिसाइड करेंगे समझा जा सकता है। स्पीकर क्या डिसाइड करेगा और इलेक्शन कमीशन, दो अलग अलग चीजें। स्पीकर सिर्फ इतना देखेगा कि क्या 2/3 बनता है। 2/3 बनता है 36 विधायक। 36 36 पे 54 थे, एक अब नहीं 53 है स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए 36 विधायक चाहिए अगर डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है। नहीं, लेकिन दूसरा, हाँ सॉरी बोलिए। मैं 2/3 तो तब समस्या ना जब पार्टी में टूट हो। यहाँ नहीं, तो नहीं, दिख रहा है कि हाँ, पार्टी चली गई। एक मिनट। उसी भी आ रहे हैं। दूसरी बात, ये स्पीकर के सामने पार्टी टूटी नहीं टूटी ये नहीं है। पार्टी किसकी है, पार्टी का मालिक कौन है, ये स्पीकर नहीं तय करेगा। स्पीकर सिर्फ ये तय करेगा कि इनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक है। अब इनका दावा है, जो अब आप देखिए एक्शन रिप्ले हो रहा है। जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के साथ हुआ था वही हो रहा है। वहां भी इसी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में गए थे, वो तो और लंबा चला था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला उद्धव ठाकरे के बारे में दिया है वो बहुत बड़ा फैसला है अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता है। क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ये पार्टियां परिवारवादी पार्टियां, परिवार की पार्टियां हैं, इसलिए संगठन में कौन किसको नियुक्त कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। जो सांसद और विधायक हैं वो चुने हुए हैं, वो किसके साथ हैं इससे तय होगा पार्टी किसकी है। इसी आधार पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया। ठीक है। तो अब अगर अजीत पवार जाते हैं, यहाँ बात आती है जो अभी ये बात कही जा रही थी कि पार्टी किसकी होगी, तो वो उस हालत में पार्टी का संगठन आप देख लीजिए। तो उस दृष्टि से 5 में से जो लोकसभा के सदस्य हैं 3 हैं, 4 जो राज्यसभा के हैं उनमें से 1 है, और इसी तरह से आधे सदस्य करीब एमएलसी जो हैं उनमें से हैं। तो अगर 36 विधायकों से ज़्यादा के साथ बने रहते हैं अजीत पवार और इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो पार्टी उनकी हो जाएगी। बिल्कुल, वो एक ना शिंदे फिर वाला- शरद पवार रोक नहीं मैं पाएंगे। कह रहा हूं अभी इलेक्शन कमीशन तक ना बात करें, अभी तो नहीं, जाएगा ही। वो तो जाएगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर क्या होगा? फौरी तौर पर तो अभी जो चर्चाएं, एक चिट्ठी लिखेंगे एनसीपी की तरफ से जो अब उनके चीफ व्हिप रह जयंत जाएंगे, पाटिल ने शायद चिट्ठी जयंत लिखी पाटिल, है। वो अब वैसे ही जैसे 16 चाहे जयंत पाटिल लिखें या जयंत वो पाटिल जो पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट वो है ना जिनको बनाया है, जी नहीं अवार्ड साहब उनको चीफ व्हिप बनाया और ना, अवार्ड जो जितेंद्र बनाया, अवार्ड। चीफ- तो जितेंद्र अवार्ड चिट्ठी लिखेंगे और उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि पहली नजर में वो सबके नाम नहीं उसमें लिखना चाहते, नहीं, क्योंकि नहीं, उनको 9 उम्मीद है कि ये जो वापस मंत्री बने आएंगे। उन्हीं वो को। केवल 9 नाम लिखेंगे जिन्होंने कल शपथ ली कि ये 9 नामों को आप डिस्क्वालीफाई कीजिए। 16 गए थे शिवसेना के, उन्हीं के नाम लिखे। उन्हीं के नाम थे, तो यहां 9 के नाम लिखे जाएंगे। तो वो पहला टेस्ट होगा जब स्पीकर को कोई रूलिंग देनी होगी। और उस जैसा एकनाथ शिंदे एपिसोड में हुआ था, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, यही होने जा रहा है। तो और उसके बाद फिर मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचेगा और इतना सब वक्त मिलेगा शरद पवार साहब को कि बाकी बचे नामों को वो किस तरीके से मना करके वापस लाते हैं। अब ये कहानी कितनी लंबी खिंचती है ये हम और आप देखेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आज का दूसरा सवाल शरद पवार साहब को लेकर। मैंने कल, आप ट्विटर देखिए, सोशल मीडिया देखिए, क्या क्या मीम्स बने शरद पवार के ऊपर। किसी ने लिखा ऑस्कर गोज टू शरद पवार, कि इतनी बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं कर सकता जो शरद पवार कर रहे हैं, और लगातार करते आ रहे हैं। उस रोज से करते आ रहे हैं जब जिस दिन उन्होंने अब कहा था अपनी पार्टी की सभा में कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं, तो वो भी एक्टिंग थी, वो भी ड्रामा था। उसके बाद जब इस्तीफा वापस लिया वो भी ड्रामा था, कमेटी बनाई वो भी ड्रामा था, और कल जब वो आए हंसते मुस्कुराते कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग वहां चले गए बीजेपी के साथ, तो वो भी क्या सिर्फ ड्रामा ही था। देवेंद्र, एक थ्योरी चल रही है। थ्योरी ये है आप दोनों से भी कि
अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, ये तीनों लोग इस्तीफे से पहले शरद पवार के, उनसे मुलाकात की शरद पवार साहब ने, इन तीनों ने, और तीनों ने कहा कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। फिर नाम ले रहा हूं, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और अजीत पवार। और अजीत पवार ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, आप सब लोगों की इच्छा है, तो मैं इस्तीफा दूंगा, मैं पार्टी से इस्तीफा दूंगा और यह कहूंगा कि अब नई जनरेशन पार्टी को चलाएगी और जो आप लोग तय करेंगे वो पार्टी करेगी। इस सहमति के साथ फिर वो सभा बुलाई गई बुक लॉन्च पर, जब शरद पवार साहब ने अपना इस्तीफे की पेशकश करी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बाकी तीनों लोग यही मान रहे थे कि यही तो बात हुई है हमारी, वही हो रहा है और इसके बाद हम पार्टी चलाएंगे और हम बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होंगे। लेकिन शरद पवार साहब ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों के साथ ही खेल कर दिया और कहा कि मैं इस्तीफा वापस ले लेता हूं। यह स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था और यह स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। और उसके बाद अजीत पवार को पैदल भी कर दिया, उनको कोई रोल नहीं दिया। प्रफुल्ल पटेल से भी जो था वो भी वादा खिलाफी हुई। प्रफुल्ल पटेल से यह अंडरस्टैंडिंग थी कि हम बीजेपी में जाएंगे, के साथ जाएंगे, इसीलिए प्रफुल्ल पटेल भी आज नाराज होकर यहां आ गए। सुप्रिया सुले अब उनकी पुत्री हैं, तो उस वक्त अगर उनको धक्का भी लगा हो या हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया हो शरद पवार ने, तो आज वो अभी तक उनके साथ बनी हुई है। कितनी बिलीवेबल है ये थ्योरी? इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। उस दिन की मीटिंग की भी तस्वीर को अगर आप देखें तो अजीत पवार और सुप्रिया सुले में जिस प्रकार से चीज़ें हुई थी, सुप्रिया बोलना चाहती थी, अजीत पवार ने टोक दिया, उससे भी ये लग रहा था कि कम से कम ये दोनों सेम पेज पे रहे हों। ऐसा नहीं था। अजीत पवार का जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था उससे भी ये बात समझ में आ रही थी कि वो तस्वीर वैसी चीज़ नहीं रही होगी। हालांकि सौरभ, इसमें एक चीज़ देखें कि ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और सुप्रिया सुले तीनों बीजेपी के साथ आना चाहते हों। बीजेपी के साथ इनके इक्वेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। प्रफुल्ल पटेल की अगर बात करें तो बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो उनके बेहद करीबी दोस्त जिसके कहते हैं, बेहद भरोसेमंद दोस्त वैसे हैं। सुप्रिया सुले का दिल्ली में अधिकांश समय बीजेपी के नेताओं के साथ ही गुजरता है, तो उनके लिए वो बहुत स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन शरद पवार निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि वो अपने पत्ते तभी खेलना चाहते हैं जब वैसी स्थिति में रहे, जैसा कि 2014 में उन्होंने कहा था कि चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं ये करना चाहूंगा, पहले नहीं। अगर 24 में लोकसभा चुनाव होना है तो उससे पहले शरद पवार इस काम को करें, ये भरोसे की बात नहीं है। चुनाव के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मैक्सिमम बार्गेन करना चाहेंगे निश्चित तौर पर। वो अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखना चाहते हैं जहां पे वो मैक्सिमम बार्गेन किसी के साथ। लेकिन अगर हो सके तो वो तस्वीर, हमारी टीम से मैं कह रहा हूं, जब शरद पवार साहब ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, अगर उस वक्त की तस्वीरें निकल सकती हैं तो दिखाइए। आपने अच्छा याद दिलाया, उस वक्त क्या हो रहा था। देखिए वहां पर हम लोग बात कर रहे थे, अजीत पवार लिटरली रोक रहे थे उन लोगों को जो कहते थे कि नहीं हम आपके बगैर हम नहीं चलेंगे, आप ही अध्यक्ष रहेंगे। अजीत पवार ने यह भी कहा उस रोज एक दिन कि उन्होंने फैसला कर लिया, अब उनको और मत बोलिए, दबाव मत डालिए, अब और मत मनाइए, उन्होंने फैसला कर लिया है। इससे मुझे कम से कम वो बात जो है रिलेटेबल लगती है जिस थ्योरी वाली, कि शायद अजीत पवार को यह भरोसा दिया गया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अजीत और शायद के बीच हो सकती है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल शायद उसमें दावा यह है कि सुप्रिया सुले भी और प्रफुल्ल पटेल भी उसका हिस्सा थे। लेकिन उस दिन अब सोचें तो ये सही लगता है कि अजीत पवार को कहा गया था शरद पवार की तरफ से कि मैं इस्तीफा दूंगा और लोग बाग मनाएंगे लेकिन मैं मानूंगा नहीं, लेकिन वो मान गए। देखिए, अजीत पवार कितने लंबे समय से शरद पवार के साथ हैं और फिर भी अगर शरद पवार को नहीं समझ पाए तो ये तो उनकी महानता है कि शरद पवार को आज तक शरद पवार के अलावा तो कोई समझ पाया नहीं है। वो शरद पवार जो सोनिया गांधी से के कहने से पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, कांग्रेस के तमाम सारे मामले सुलझाते हैं और वहाँ से लौट के आके वो चिट्ठी लगा देते हैं सोनिया गांधी के खिलाफ कि हमको जो है विदेशी महिला के नेतृत्व में काम नहीं करना। तो ये तो हम लोगों के सामने की घटनाएं हैं सारी। शरद पवार ने वो इंदिरा गांधी से अलग होकर के और वसंत दादा पाटिल के साथ कैसे वो जाते हैं। तो शरद पवार को समझना, ये सही कह रहे हैं, शरद पवार जो भी फैसला लेते हैं ज़्यादातर चुनाव के बाद लेते हैं फैसला, ताकि उनकी अपनी जो बार्गेनिंग जो पावर है वो बनी रहे। और ये बात अजीत पवार को, अगर ऐसी बात हुई जो सही आप कह रहे हैं कि तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये बात अजीत पवार को समझनी चाहिए थी कि वो किसके साथ वो क्या, अब वो चाचा मेरा ही गेम कर देंगे, वो तो चाचा के साथ ही कौन समझेगा ये? चाचा के साथ ही उन्होंने भी गेम किया, उसके बाद वो करना पड़ा उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि अजीत पवार को कभी कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत पवार को उस दिन से पता था कि शरद पवार उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे जिस दिन 2004 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। एनसीपी कांग्रेस में ये समझौता था कि जिसकी ज्यादा सीट आएगी उसका मुख्यमंत्री। एनसीपी की 2 सीटें ज्यादा थी, एक सीट ज्यादा थी एनसीपी की। शरद पवार ने कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय अजीत पवार मुख्यमंत्री बनते, नहीं बनने दिया। फिर 2019 का किस्सा आप देखिए,
तो अजीत पवार को ये मालूम था कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है और शरद पवार अपनी बेटी को विरासत अपनी राजनीतिक सौंपेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन उनको ये लगता था कि उस सुप्रिया सुले के बाद वो होंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले खुद कहती थी कि उनको राज्य की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी। जहां तक इन लोगों की बीजेपी की से बात है, शरद पवार और प्रधानमंत्री के बड़े अच्छे संबंध है, संवाद है, लगातार होता रहता है। और आपको बता दें कि ये 3 की आप बात कर रहे हैं, शरद पवार भी बीजेपी के साथ आने को तैयार थे। शर्त ये थी कि उनको 2 में से कोई एक बड़ा पद मिले। ये बात राष्ट्रपति चुनाव से पहले की है। 2 पद मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का वो कैसे उनका मानना है कि इससे कम के लिए तो हम है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं वो? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बात जो उनकी ये हो बात नहीं ले- सकता। नहीं, तो नहीं, एक ही एक कि मतलब डिमांड नहीं, साफ थी कि नहीं, मुझे नहीं, राष्ट्रपति बनाइए। नहीं, वो नहीं ये कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए। हाँ। लेकिन जो लोग बात करने गए कि भाई उनका कद इसी के बराबर है, हाँ, तो मतलब इससे ये नहीं कम मिल का सकता, नहीं है, ये नहीं मिल तो सकता, तो ये प्रधानमंत्री दे का पद नहीं है तो ये खाली, दे- तो जो है राष्ट्रपति का पद खाली 5 MP वाले शरद पवार है। 5 MP वाले शरद हाँ, पवार। 5 MP वाले शरद। तो बीजेपी ने कहा कि ये तो मतलब संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार कम से कम 6-8 महीने से, तो उससे पहले से 6-8 महीने से बीजेपी में आने के लिए बिल्कुल व्याकुल थे। बीजेपी रुकी हुई थी कि बैगेज बहुत है इनके साथ, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस तरह की छवि है, वो खासतौर सब से गिना रहे हैं ना अजीत किसके ऊपर पवार। क्या क्या केस है, आप पटेल देखिए हाँ, कल से सब लोग इंडिया गिना वाला रहे है हैं। वहाँ पे। हाँ, तो इसलिए जो है बीजेपी इसको रोके हुए थी। लेकिन बीजेपी को बदला लेना था अमित शाह को 2 लोगों से, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से। 2019 में जो हुआ वो बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दूध का जला हुआ इस बार छाछ भी फूंक शरद पवार ने साफ धोखा दिया था 2019 धोखा दिया था। ठीक है। शरद पवार ने बात करके कि मिलके सरकार बनाएंगे, उसके बाद धोखा दिया। और उस धोखे के को जो है वो बीजेपी भूली नहीं थी। जी। तो इसलिए जो है इस बार ये सब पक्का करके अजीत पवार को कि आप आ रहे हैं, कितने लोग हैं, सही में आपके साथ इतने लोग हैं, Confirm नहीं करके है, क्या? कंफर्म करके उसके बाद अभी आपको याद होगा थर्सडे को शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे, जी। अमित शाह से मिले, उसी मीटिंग में फाइनल हुआ। देखिए आप खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर इसी सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं। शपथ से पहले अजीत पवार को नए गुट का नेता बना दिया गया था और विधानसभा स्पीकर को विधायकों ने लेटर सौंप दिया है। चीफ विप अनिल पाटिल ने एक बैठक बुलाई थी और मीटिंग में अजीत पवार को ग्रुप लीडर चुना गया था और अब वो जो चिट्ठी है वो स्पीकर को सौंप दी गई है। अनिल पाटिल जो है वो अब इस वक्त अजीत पवार गुट के साथ हैं और अब जितने लोग साथ में हैं उसकी चिट्ठी स्पीकर को सौंप दी गई है। तो देखिए पहला मूव जो है इस तरफ से हो गया है, अजीत पवार के ग्रुप से हो गया है। दूसरी तरफ से अभी कोई चिट्ठी स्पीकर को मिलना बाकी है और वो चिट्ठी आएगी भी तो वो उन 9 नामों को लेकर ही आएगी जिन्होंने कल शपथ ली है। तो अब मोटी बात यह कि बीजेपी ने को भी बदला लेना था शरद पवार से और वो जो है कल प्रकरण जो है पूरा हो गया। शरद पवार अपनी कितनी ताकत दिखा सकते हैं अब यह देखना होगा आने वाले दिनों में। अब सवाल बचता है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने क्या महाराष्ट्र में अपने लिए कोई भी चुनौती, उभरती हुई चुनौती को दूर कर लिया है और इसका असर अब बाकी राज्यों में क्या पड़ने जा रहा है? बिहार की आप देख रहे हैं बहुत चर्चा हो रही है कल से। और आपको बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो अभी देवेंद्र फडणवीस के घर पर हैं, ये बताया जा रहा है और अजीत पवार भी इस वक्त वहां पर हैं। तो जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब विधानसभा में स्पीकर का रोल जो है वो शुरू होगा और 4 बजे आज एक बार फिर अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि सवाल बार बार उठ रहे हैं कि बाकी लोग कहां हैं, शपथ में जो लोग दिखे उनके अलावा बाकी विधायक कहां हैं और काउंटर दावा दूसरी तरफ से हो रहा है। तो उन पर यह दबाव तो है कि वो कम से कम किसी तरह स्पष्ट करें कि जो दावा वो उन्होंने किया था 40 विधायकों के आने का वो कहां है। और डिस्क्वालिफिकेशन से बचने वाली जहां तक बात है 2/3 का आंकड़ा भी प्रदीप जी ने बताया, 36 लोगों की उनको दरकार है, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी प्रस्तुत करके दिखाने पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।